से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज अत्याधुनिक इलाज मौजूद होने के बावजूद देश में हर साल लाखों लोगों की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। इसकी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। कई बार तो लोगों को बीमारी का पता ही काफी देर से चलता है और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वहीं अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस बीमारी को होने से भी रोका जा सकता है। आज के हमारे एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इससे कैसे बचना है या कैसे दूर रहना है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाल्को मेडिकल सेंटर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता। डॉक्टर गौरव, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर गौरव, सबसे पहले तो आपसे सामान्य भाषा में यही समझना चाहते हैं कि कैंसर होता क्या है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक गुच्छा है, एक नोड्यूल है एबनॉर्मल सेल्स का, जो कि सिर से लेकर पैर में कहीं पे भी हो सकता है। बॉडी में बहुत सारे नॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के शरीर में अंग बनाते हैं। जब इन्हीं नॉर्मल सेल में कोई एक सेल एबनॉर्मल हो जाता है और उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो हम उसको कैंसर का नाम देते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर गौरव, ये तो हमने समझा कि कैंसर होता क्या है, लेकिन कैंसर के कारण क्या होते हैं, संभावित कारणों के बारे में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहिए या फिर नहीं। पहले तो आते हैं संभावित कारण, जो हमको सबको पता है, सर्वव्यापी है ये सारी चीजें, जैसे कि टोबैको छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। गुड़ाकू, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। तो अगर आप देखेंगे कोई भी लेबर क्लास, कोई भी जो व्यक्ति काम कर रहा है, इवन जो ऑफिस भी जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस आदतों के शिकार हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है टोबैको। अगर इसको रोक दिया जाए तो नाक, कान, गले, मुख में जो होने वाले कैंसर हैं उसमें 80-90% की गिरावट आ जाएगी। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण है अल्कोहल। अल्कोहल जो आजकल एक पार्टी में दूसरा नाम, जो दूसरी चीज बन गई। अगर कोई पार्टी जा रहा है तो उसका मतलब कि अल्कोहल हो रहा है, अल्कोहल ड्रिंकिंग करनी है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ होने लगती हैं तो कैंसर का जो होने का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो प्रमुख दो कारण तो ये हो गए। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ों पे आते हैं तो जैसे आपने कहा जेनेटिक, तो जेनेटिक जो कैंसर्स हैं तो जेनेटिक स्क्रीनिंग सबकी नहीं कराते हैं। उन फैमिलीज़ में जहाँ पे कई सारे व्यक्तियों को एक साथ कैंसर, जैसे कि दादा नाना के जनरेशन में किसी को है, फिर बेटे और बेटी वाली जनरेशन में, फिर उनके नीचे वाली जनरेशन में अगर होता है, लगातार जब हम ऐसा एसोसिएशन देखते हैं तो उन केसेस में जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह और जेनेटिक जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं वो चीज़ हो सकती है। अब जेनेटिक एक कारण होता है, मगर उसकी स्क्रीनिंग किन्हीं किन्हीं लोगों में होती है, उन फैमिलीज़ में होती है जिनमें ये प्रीडिस्पोज्ड होता है। एल्कोहल और टोबैको के बाद अगर कारण देखें तो एक जो अपनी बैलेंस्ड लाइफ होती है, व्यक्ति आजकल वो नहीं ले रहा है। जो डाइट है वो एकदम हाई कैलोरी आइटम्स हो रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड हो रहे हैं। जो व्यायाम है उसका स्तर कम हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मिला जुला के देखें तो कैंसर के कारणों को देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो साइट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि महिलाओं में जो गर्भाशय मुख का कैंसर है उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जो प्रमुख कारण है गर्भाशय मुख के कैंसर होने का। इसी प्रकार से अगर इन्फेक्शन के टर्म्स में देखें तो लिवर में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जब लंबे समय तक आदमी इस बीमारियों से ग्रसित रहता है तो उसके बाद लिवर कैंसर होने की संभावना होती है। तो जुड़ जाता है कारणों की बात करें तो कैंसर। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, देखिए हमने अक्सर ऐसा ही सुना है हमेशा कि कैंसर जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन आजकल डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि इसकी तकनीकी अब बढ़ चुकी है, इलाज के जो विकल्प है वो बढ़ चुके हैं और इस वजह से कैंसर उतना भी ज्यादा अब खतरनाक नहीं रह गया है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या कैंसर आम है, और आम है तो कितना आम है, और खतरनाक है तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, कैंसर का शब्द एक ऐसा है कि जब भी किसी नियर एंड डियर को सुनने में आता है तो जो व्यक्ति है वो तो घबराता है, उसके आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी ये दोबारा आने की इसकी संभावना रहती है, दूसरे अंगों में फैलने की संभावना रहती है। बट एक लाइन है जो कि हम लोगों के ट्रेनिंग डेज से सुनने में आ रही है, इफ़ कैंसर इज़ डिटेक्टेड अर्ली इट कैन बी क्योर्ड। तो सबसे पहले अगर कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जैसे कि स्टेज 1-2 में पकड़ा जाए, तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और व्यक्ति आराम से अपना जीवन जी सकता है। आजकल ट्रीटमेंट की ऐसी विधियां आ गई हैं कि जो पहले साइड इफ़ेक्ट्स होते थे लॉन्ग टर्म कैंसर ट्रीटमेंट के, वो भी बहुत ज़्यादा अब कम हो चुके हैं।
अब मैं अगर इसमें बात करूं कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट, जैसे कि महिलाओं का जो स्तन कैंसर है, इसमें इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं कि अब, और अगर इसको अर्ली डायग्नोस कर लिया तो महिला आराम से अपना पूरा जीवन पर्यंत बीमारी मुक्त रह सकती है। हार्मोन अगर पॉजिटिव है तो एक हार्मोन की गोली लेना है, अगर टारगेटेड जो रिसेप्टर पॉजिटिव है तो 1 साल तक टारगेट का इंजेक्शन लेना, उसके बाद वो अपना बीमारी मुक्त रहती हैं। साथ ही साथ सर्जरी की ऐसी विधियां आ गई हैं कि पहले जो स्तन पूरा निकाल दिया जाता था, आजकल इसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, क्योंकि ऑर्गन कंजर्वेशन भी एक चीज़ कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत उभर के सामने आई है कि जो ऑर्गन है उसको प्रिजर्व करना है। पहले बहुत रेडिकल इंटेंट से सर्जरी होती थी कि जो ऑर्गन है उसको पूरा का पूरा समूल निकाल दिया जाता था, जिससे कि उस अंग का जो काम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। बट आज के समय में जैसे स्तन में ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट होता है। लैरिंग्स की बात करें, जैसे किसी को लैरिंग्स का ट्यूमर है तो उसमें लैरिंग्स को हम प्रिजर्व करने की बात करते हैं, जिससे कि उसका वॉइस बॉक्स बचा रहे। कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर में आगे बात होती है कि किस तरीके से उस ब्लैडर को बचाया जाए। तो जो हड्डियों के ट्यूमर होते हैं उस जगह पे बात होती है कि कैसे उस पैर को बचाया जाए, कैसे उस हाथ को बचाया जाए, जिससे कि व्यक्ति का जो आगे का जीवन है वो लगभग वो उसी तरीके से जी पाए जैसे कि वो बीमारी के पहले जी रहा था। तो सर्जरी की बात करें तो कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। और ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन हम कर रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट के जो इफेक्ट्स हैं, जो अच्छे इफेक्ट्स हैं, जो कैंसर से ठीक होने की दर है, उसमें हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंग को बचा भी रहे हैं, साथ में जो ठीक होने की दर है वो बराबर ही हो या उससे बेटर है। इस प्रकार से चीज़ें आ रही हैं। सर्जरी थोड़ी सी कम रेडिकल हो रही है, साथ में कीमोथेरेपी, साथ में रेडिएशन थेरेपी। तो एक मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट जब एक साथ आता है तो ऑर्गन भी प्रिजर्व होता है, ठीक होने की दर भी ठीक रहती है और व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट के बाद जीवन भी ठीक तरीके से जी पाता है। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, देखिए हमने शुरुआत में ये बात की कि अगर कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तो इसके इलाज में ज्यादा सहूलियत होती है और इसका इलाज संभव हो पाता है। इसलिए आपसे ये समझना चाहते हैं कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा कैंसर है और इसके ये शुरुआती लक्षण जो है हमें दिख रहे हैं। ये अच्छी चीज है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर जो मैंने एक लाइन बोली थी कि इफ कैंसर इज डिटेक्टेड अर्ली इट कैन बी क्योर्ड, अब वो अर्ली कैसे पकड़ में आएगा, कैसे पकड़ में आएगा कि जो कैंसर होने या हो चुका है तो जल्दी पकड़ में आ जाए या वो जो होने वाला है वो पकड़ में आ जाए। तो सबसे पहले तो एक जो बुरी आदतें हैं उससे दूर रहना है। दूसरे नंबर पे एक संतुलित आहार लेना है, प्रॉपर अपना व्यायाम करते रहना है। इन्फेक्शंस जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो आज के समय में एक वैक्सीन है, सर्वेरिक्स वैक्सीन आ गई है, गार्डासिल वैक्सीन है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा के अगेंस्ट में वैक्सीन है। ये हम अपने भारत में बच्चियों को दे सकते हैं। इनफैक्ट बालको मेडिकल सेंटर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी चला रहा है, जिसमें कि इन बच्चियों को स्कूल में जाके, जो कम्युनिटी में है, जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में अवगत कराया जाए, उसकी वैक्सीन के बारे में अवगत कराया जाए और उनको दिया भी जाए। तो पहला डोज वो उस जगह पे फ्री भी लगा रहे हैं कई जगह पे जाके, जब भी वो पॉसिबल हो पाता है। तो इस वैक्सीन को लगाने के बाद कैंसर होने की दर, गर्भाशय मुख के कैंसर होने की दर 70 से 80% कम हो जाती है। तो पहले नंबर पे सारी जो बुरी आदतें हैं, एक संतुलित जीवन जीना है जिसमें कोई अल्कोहल टोबैको का स्थान ना हो, प्रॉपर व्यायाम करना है, एक संतुलित आहार लेना है, फिर इन्फेक्शन से बचाव करना है। जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन आ गई है तो हम वैक्सीन ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में जैसे है तो हम वो ले सकते हैं। तो एक इन्फेक्शन से बचाव हो गया। अब इसके ये तो हो गया कि हम कैंसर होने ही ना पाए वो कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आ गया कि भाई किन किन व्यक्तियों को स्क्रीनिंग करनी चाहिए जिसमें कि कैंसर होने से पहले ही पता लग जाए कि कैंसर हो गया, कैंसर होने वाला है। जैसे कि गर्भाशय मुख के कैंसर का एक टेस्ट होता है पेप स्मीयर। वो टेस्ट कैंसर होने के कई साल पहले आपको ये बता देता है कि आगे जाके कैंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से वो टेस्ट अगर अपन करते हैं महिलाओं में तो वो हमको पहले बता देता है और उस प्रकार से उस चीज़ का पहले इलाज हो जाता है तो महिला आगे कैंसर होने से बच जाती है। कार्सिनोमा ब्रेस्ट में मैमोग्राफी, जो कि 45 ईयर से ऊपर की महिलाएं हैं, उनमें हम ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। और ये बहुत पहले महिला को जब सिम्टम आएंगे कि कुछ मेरे को नोड्यूल हो रहा है, कुछ गठान जैसा फील हो रहा है, तब तक वो काफ़ी बड़ा एक साइज बना चुका होता है। मैमोग्राफी में बहुत छोटा होता है तभी वो पकड़ में आ जाता है।
तो स्क्रीनिंग के माध्यम से हम कैंसर को बहुत पहले पकड़ सकते हैं। तो कुछ आते होंगे जो हमको ठीक करना है, इन्फेक्शन से बचाव करना है, उसके बाद आ गया स्क्रीनिंग, जिससे कि हम कैंसर हो पाए उसके पहले ही हम उसको पकड़ लें, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में पकड़ लें या बहुत छोटी अवस्था में पकड़ लें और उसका इलाज कर पाएं। अब आ जाते हैं सिम्टम्स पे, जो कि अब ये तीसरा स्टेप आ गया कि सिम्टम्स में जैसे कि बॉडी में कहीं पे भी एक अनएक्सप्लेन्ड नोड्यूल है, गठान है, स्वेलिंग है जो कि जा नहीं रही है, उसको एक बार आप जरूर अपने चिकित्सक से परामर्श लें कि भाई ये क्या है और उसका टेस्ट कराएं फर्दर। अब जिस जगह पे भी कैंसर होगा उस जगह के सिम्टम्स आएंगे। जैसे अगर किसी को हेड एंड नेक के एरिया में है तो मुंह में नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है, आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, एक हॉट पोटैटो वॉइस होती है, टेंगी टाइप की वॉइस निकल सकती है, वॉइस ऑल्टरेशन हो सकता है, निगलने में दिक्कत हो सकती है, पीछे की तरफ दर्द जो कान में जा रहा है वैसा हो सकता है। जब आहार नली में कैंसर आता है तो निगलने में फूड जो लेते हैं वो बाहर आ जाता है, चेस्ट में आता है तो ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो जिस जगह का ट्यूमर है उस जगह के सिम्टम्स प्रेवलेंट हो जाते हैं। मोटे तौर पे जो मैंने आपको पहले बताया वो हो गया अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, किसी भी शरीर के छिद्र से अगर रक्तस्राव हो रहा है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार इस एंगल से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम्स अगर है तो कैंसर ही है। तो गौरव देखिए, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कैंसर के प्रति जागरूक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जागरूकता लाने के लिए क्या करना चाहिए और बाल्को मेडिकल सेंटर लोगों के मन में कैंसर के लिए जागरूकता लाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? बहुत ही आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसमें हम लोग काफ़ी पैशनेट हैं कि जो आसपास के स्कूल हैं, हम लोग जो आसपास की जो कम्युनिटी एरियाज़ हैं, जैसे कि वेदांता का एक नंदघर करके प्रोजेक्ट है, उस नंदघर में हम लोग जाते हैं, कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं। हम लोगों के पास में एक कैंसर डिटेक्शन वैन है जिसमें जो मैं आपसे टेस्ट के बारे में पहले बात कर रहा था कि मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, ओरल एग्जामिनेशन, वो सब कुछ उस वैन में हो सकता है। और वो वैन काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी से युक्त वैन है जिसमें सारी मशीन्स हैं। चूँकि मैमोग्राफी में एक्सरे का यूज़ होता है तो ARB से प्रॉपर परमिशन के साथ लेके वो उस जगह पे वैन में लगाई गई है वो मशीन, और वैन जो कि कहीं पे भी जा सकती है, जहाँ पे भी रोड अच्छी है उस जगह पे वो जा सकती है। तो उस वैन को लेके हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में, इस तरफ मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न हिस्सा है, उड़ीसा का जो वेस्टर्न हिस्सा है, पूरे हिस्से को हम लोग कवर कर रहे हैं और जगह जगह पे वैन ले जाके कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। और इस कैंप के दौरान जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैमोग्राफी होती है, पैप स्मीयर होता है, उसका रिपोर्ट बाल्को मेडिकल सेंटर में आके वो रिपोर्ट बनती है और वो पेशेंट के मोबाइल तक सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में बाद में पहुंचती है। तो एक तो एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप है जो बहुत कई जगह पे अलग अलग समय पे आयोजित कर रहे हैं। दूसरा है कि जो हम लोगों की कम्युनिटी में जो स्कूल्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उस जगह पे हम लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि कैंसर से कैसे बचाव करना है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं जो ये बात कर रहा हूँ, कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे कैंसर को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, ये जागरूकता हम उन स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में फैला रहे हैं, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें और लोग जल्दी से जल्दी अगर कुछ ऐसा लगता है तो चिकित्सक के पास पहुँच सकें। अब दूसरी जो चीज़ है, कुछ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा चीज़ें जो बाल्को मेडिकल सेंटर में हो रही, जो गरीब तबके से जो मरीज आते हैं तो उस जगह पे सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान कार्ड, उससे तो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सुचारू रूप से हो ही रहा है। अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, किसी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया, उसमें भी एक हम लोगों ने फंड बना के रखा है, BMC चैरिटेबल फंड, जिसमें पेशेंट को उस फंड से पैसा मिलता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट सुचारू रूप से होता है। और जो इस तबके से जो पेशेंट आते हैं, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी उनको हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है पूरी हो सके। वो भी अस्पताल द्वारा उसका खर्च वहन किया जाता है। सराय है हम लोगों के पास में, जहाँ पे पेशेंट की रुकने की व्यवस्था है, उसके खाने पीने की व्यवस्था है। तो जैसे कोई पेशेंट आता है तो उस जगह पे वो रेडिएशन के दौरान लंबा रुकना पड़ता है, तब वो उधर पे रुक सकता है। कीमो के दौरान बार बार आना जाना करना पड़ता है, 2-3 दिन के लिए रुकना पड़ता है उस दौरान, तब वो और उसके परिवारजन उधर पे रुक सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे करते भी रहेंगे। अब बिल्कुल डॉक्टर गौरव, देखिए आपने कई सारी नई चीजें बताई, नई पहल बताई जो बाल्को मेडिकल सेंटर के द्वारा की जा रही है कैंसर से जागरूकता के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही इनके प्रकार के हिसाब से इनके स्टेजेस के बारे में बताइए।
देखिए कैंसर के जो प्रकार अगर अपन देखें तो मैंने एक पहले बताया था कि सिर से लेकर पैर तक कोई भी एक एबनॉर्मल सेल का जो गुच्छा होता है जिसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। अगर अब इसमें और हम थोड़ा सा और ग्रैनुलर हो जाएं और अंदर जाके देखें तो जो कैंसर सेल्स होती हैं उस जगह से बायोप्सी निकालते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और पैथोलॉजिस्ट रीड करता है कि वो कैंसर किस प्रकार का है। तो उसमें वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, एडिनो भी हो सकता है, लिम्फोमा, सार्कोमा, ये अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं जो कि किसी भी साइट पे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो फैलने का जो अर्ली स्टेज और जो एडवांस स्टेज, तो इसको मोटे तौर पे मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है मेटास्टैटिक। लोकलाइज्ड मीन्स कि सपोज किसी के मुख में कैंसर है, गाल पे इसी जगह पे सीमित है या एक लिम्फ नोड आ गया है तो उसको लोकलाइज्ड बोलेंगे। बट वो ट्यूमर जब निकल के दूसरे अंगों में आ गया, किसी के लंग्स में आ गया, लिवर में आ गया, बोन में आ गया, तब उसको मेटास्टैटिक बोलेंगे, स्टेज 4 हो जाता है वो। तो लोकलाइज्ड ट्यूमर का लोकल ट्रीटमेंट होता है। लोकल ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है? या तो सर्जरी से या रेडिएशन से। जब बीमारी सारी जगह पे फैल जाती है तब ट्रीटमेंट कैसे होता है? सिस्टमिक थेरेपी। जब वो प्रमुखतः ब्लड वेसल मींस वेन्स के द्वारा जब कीमो जाती है तो शरीर में सब जगह पहुंच जाती है। तो सिस्टमिक थेरेपी से पूरे जो मेटास्टैटिक डिसीज है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ओरल से जाती है, कई जगह ओरल भी देते हैं। तो लोकल थेरेपी हो गए सर्जरी, रेडिएशन, और सिस्टमिक थेरेपी हो गया कीमोथेरेपी। अब जो भी हिस्से में ट्यूमर है सीक्वेंस ट्रीटमेंट का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर नाक कान मुंह गले के ट्यूमर की बात करें तो पहले सर्जरी, अगर एक्साइजेबल है। सर्जरी होने के बाद में जब वो विस्तार से पूरी रिपोर्ट सामने आती है स्पेसिमेन की, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बोलते हैं, उसके बेसिस पे आगे रेडिएशन देना है नहीं देना है, रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी चलेगी नहीं चलेगी, उसका निर्धारण होता है। तो ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हो गया। अब बात करें जैसे कि कार्सिनोमा रेक्टम की, तो उस जगह पे रेडिएशन और कीमोथेरेपी, अगर वो लोकली एडवांस हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उस जगह पे रेडिएशन और कीमोथेरेपी पहले दी जाती है, फिर सर्जरी की जाती है। अगर बात करें कि ब्रेस्ट के ट्यूमर में, अगर छोटा ट्यूमर है तो पहले सर्जरी, उसके बाद में रेडिएशन, कीमोथेरेपी। तो ट्रीटमेंट सारे होते हैं, सबका सीक्वेंस अलग अलग हो जाता है साइट के हिसाब से। पहले लोकल ट्रीटमेंट, उसके बाद में अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो एक और लोकल ट्रीटमेंट रेडिएशन के माध्यम से, साथ में कीमोथेरेपी। तो पहले एक ट्रीटमेंट हुआ, फिर कंसोलिडेशन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। तो इस तरीके से क्योर रेट्स ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, अब थोड़ा संक्षेप में आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारा सवाल है, कैंसर के इलाज के बारे में बताइए, साथ ही जो नई तकनीकें आ चुकी है उनके बारे में बताइए जरा, कि उन तकनीकों से कैंसर का इलाज कितना ज्यादा संभव हो पा रहा है। जैसे कि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास में जो बालको मेडिकल सेंटर में जो मशीन्स हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक है। बट जब मेरी एमडी डिग्री हुई थी उस समय पे जो जिस मशीन्स पे मैंने ट्रेनिंग करी है वो कोबाल्ट 60 मशीन थी। बहुत ही प्रिमिटिव किस समय की मशीन थी वो। उसमें हम जब ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते थे तो वो एक्सरे बेस्ड प्लानिंग होती थी। सपोज मेरे को इस जगह पे ट्रीटमेंट करना है तो इस जगह के एक एक्सरे लेके मैं चीक को ट्रीट करूंगा, तो इधर से और इधर से, तो आस इसके बीच में जो भी नॉर्मल टिश्यू है सब जगह पे रेडिएशन जा रहा है। बट अब मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसमें मैं इस जगह का सीटी स्कैन लेता हूँ और जिस जगह मेरे को ट्यूमर है या टारगेट वॉल्यूम है जो बनाता हूँ, सिर्फ उसी जगह पे रेडिएशन जाता है और आसपास के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है जैसे कि सलाइवरी जो लार की ग्रंथियाँ हो गई, हड्डी हो गई, पीछे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जो निगलने में जो अपना एपेरेटस काम में आता है वो, तो उन सब चीज़ों को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो बहुत ही कन्फॉर्मल ट्रीटमेंट हो गया है, सटीक हो गया है, बट एट द सेम टाइम कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रीटमेंट से जो क्योर होने की दर है वो कम हो गई हो। अब इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोगों के पास में एक ट्रू बीम मशीन है जिसमें जो MLC है, हाई डेफिनेशन MLC है, 6D काउच है, और आपने एक ट्रीटमेंट के बारे में शायद सुना हो, स्टीरियोटैक्टिक ट्रीटमेंट्स। तो उस जगह पे एक इमोबिलाइजेशन होता है डेडिकेटेड। सपोज मेरे को एक ब्रेन ट्यूमर है छोटा सा जो मेरे को ट्रीट करना है, तो मेरे को ब्रेन एकदम इमोबिलाइज चाहिए
तो उस जगह पे बहुत ही हाई डोज मेरे को देनी रहती है ब्रेन ट्यूमर में। तो उस जगह पे जो इमोबिलाइजेशन होना चाहिए वो एकदम सटीक होना चाहिए। तो हम लोगों के पास में क्यूफिक्स का डेडिकेटेड इमोबिलाइजेशन सिस्टम है और उसके साथ में हाइपर आर्क प्लानिंग है, हाई डेफिनेशन MLC 6D काउच। जब सारी चीज़ों का संगम होता है तब जाके हम बहुत ज़्यादा हाई डोज एक फ्रैक्शन में उस जगह पे दे सकते हैं। ये तो रेडिएशन की बात हो गई। कीमोथेरेपी में बात करें तो बहुत सारे टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, जो कि बालको मेडिकल सेंटर में बहुत सुचारू रूप से और सामान्यतः हम लोग दे ही रहे हैं। सर्जरी की बात करें तो सर्जरी पहले बहुत एक्सटेंसिव हुआ करती थी, अब धीरे धीरे करके उसकी रेडिकलिटी कम हो रही है और उसको ऑर्गन प्रिजर्वेशन की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही ट्रेन टीम हम लोगों के पास में है। करीब बहुत सारे सर्जन्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बालको मेडिकल सेंटर। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, आपने जैसे कि बताया बालको सेंटर में जागरूक तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही कैंसर की पूरे इलाज की सुविधा भी यहाँ पर है। कैंसर के बारे में कई सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहते हैं कि कैंसर को लेकर आप भी जागरूक रहिए ताकि आप अपने परिवार को और खुद को इस बीमारी से बचा सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।